स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि एक हॉट टॉपिक पर बात होने वाली है। ये टॉपिक है सीजीपीएससी के वर्तमान पैटर्न को देखते हुए क्या हमें ग्रंथ अकादमी की किताबों की तरफ रुख करना होगा या जो अभी तक हम कोचिंग वाली किताबें पढ़ते आ रहे थे वो हमारे लिए पर्याप्त होंगी। अब देखिए ये जो विवाद उठा है वो क्यों उठा है। 2025 में सीजीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित किए गए उनमें जो प्रश्नों का ट्रेंड रहा है वो ऐसा रहा है कि सभी स्टूडेंट्स को लगा कि ग्रंथ अकादमी की किताब से ही सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो सीधे सीधे तौर पर उनका कनेक्शन बन रहा था ग्रंथ अकादमी की किताबों से। इसीलिए लोगों ने सोचा कि क्यों ना अब ग्रंथ अकादमी की किताब ही पढ़ी जाए और कोचिंग वाली किताबें अब सीजीजीएस के लिए तो पर्याप्त नहीं है। तो ये समझ लीजिए विवाद उठा है। अब देखिए जीवन में कभी भी ऐसा द्वंद्व उठता है तब आपको क्या करना है, लॉजिकल तरीके से निष्कर्ष पे पहुंचना है, सीधे डिसीजन नहीं लेना है। तो इस वीडियो में हम लोग दोनों पक्षों के सकारात्मक बिंदु देखेंगे, नकारात्मक बिंदु देखेंगे और अंत में एक ऐसा मध्यम मार्ग निकालेंगे जो आपको डिसीजन लेने में सहायता करेगा कि आपके लिए कौन सा फैसला ज़्यादा सही है। मतलब आपको ग्रंथ अकादमी की किताब की तरफ जाना चाहिए या फिर कोचिंग वाली किताबें आपके लिए पर्याप्त हैं। उस निर्णय तक आप इस वीडियो के अंत में क्या करेंगे, पहुँच जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और द्वंद्व को समाप्त करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, द्वंद्व को समाप्त करने का तरीका क्या है, दोनों पक्षों के आप सकारात्मक बिंदु देख लो, नकारात्मक बिंदु देख लो, दोनों को नोट करते जाओ, है ना। 1 2 3 ऐसे करके पॉइंट नोट करते जाओ। फिर उसके बाद देखो कि जो ग्रंथ अकादमी वाला पलड़ा है वो ज़्यादा भारी हो रहा है या फिर आपका जो कोचिंग वाली किताब है उसका पलड़ा ज़्यादा भारी हो रहा है। तो उस पर हम लोग बात करेंगे और आखिरी निष्कर्ष में पहुंचेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा लॉजिकल ये वीडियो होने वाला है। अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले रेफरेंस बुक या फिर आपका ऑथेंटिक बुक या फिर स्टैंडर्ड बुक बोल लीजिए या फिर मानक किताब, कुछ भी बोल लीजिए, नाम बस अलग अलग है लेकिन सभी क्या करते हैं, एक ही चीज़ को डिनोट करते हैं। तो ये सब किताब कौन कौन सी होती हैं उसको सबसे पहले जान लेते हैं, इनका फ़ायदा और नुकसान जानने से पहले, ठीक है। तो देखिए रेफरेंस बुक में सामान्यतः आपकी आती हैं ये सारी किताबें, जैसे कि समग्र छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ अकादमी का, प्राचीन छत्तीसगढ़ प्यारेलाल गुप्त जी का, बस्तर इतिहास एवं संस्कृति ये लाला जगदलपुरी जी की किताब है। फिर उसके बाद इसी प्रकार एक और किताब आती है छत्तीसगढ़ इतिहास संस्कृति एवं परंपरा, डॉक्टर त्रिशा शर्मा जी का। छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ किताब आती है डॉक्टर टीके वैष्णव की, और छत्तीसगढ़ भौगोलिक अध्ययन आता है डॉक्टर एलन वर्मा जी का। तो ये सारे बुक क्या हो गए, रेफरेंस बुक हो गए। अब मैं जब भी वीडियो में रेफरेंस बुक बोलूँगा मतलब मैं इनकी तरफ क्या कर रहा हूँ, संकेत कर रहा हूँ। वहीं दूसरी ओर है पॉपुलर बुक्स जो आपको मार्केट में आराम से मिल जाती हैं और जिनके बारे में आप परिचित होंगे ही। तो छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन हरिराम पटेल सर की आती है बुक, आप जान रहे होंगे। पिकासो पब्लिकेशन का भी आता है छत्तीसगढ़ का संपूर्ण अध्ययन, ये भी हो गया। और उसके अलावा ये 2 अन्य बुक हैं, इनको तो आप जानते ही होंगे। अब मैं पॉपुलर बुक बोलूँगा मतलब इनके तरफ मैं संकेत कर रहा हूँ, यही आपको समझना है। अब देखिए जो निर्णयन की प्रक्रिया है उसको हम लोग कैसे करते हैं। रेफरेंस बुक के फ़ायदे देखते हैं, पॉपुलर बुक्स के फ़ायदे देखते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा देखिए रेफरेंस बुक का क्या है कि यहाँ पर आपको जितने भी फैक्ट्स मिलेंगे वो क्या होंगे, ऑथेंटिक सोर्स से लिए गए हैं। मतलब इसको जो हमारा आयोग है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, वो तथ्यों का एक मानक स्रोत के रूप में स्वीकार करता है। मतलब इसको लेकर के आप जा सकते हो हाई कोर्ट में, जब भी किसी भी प्रश्न में विवाद होगा तो रेफरेंस बुक्स में दिए गए फैक्ट्स को लेकर के आप हाई कोर्ट जा सकते हो और दावा आपत्ति कर सकते हो। तो सारे फैक्ट्स यहाँ पर क्या हैं, ऑथेंटिक हैं। ये आपके लिए पहला एडवांटेज हो गया रेफरेंस बुक का। दूसरा एडवांटेज देखते हैं क्या है कि यहाँ से आजकल के जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं रीसेंट एग्जाम में वो क्या हो रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से उठाए जा रहे हैं। मतलब कॉपी पेस्ट ऐसा करके उन्होंने ये पैराग्राफ को उठाया और सीधे उसको एग्जाम में पूछ लिया। तो जब भी देखिए आप अगर पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ते होंगे और लक्ष्मीकांत का ही जो स्टेटमेंट है आपको एग्जाम में दिखता होगा, तब आपको कैसे लगता होगा कि वो प्रश्न तो बहुत ही सरल प्रकृति का आ गया है, ऐसा लगता होगा। उसका कारण यही है कि आपने उस सोर्स को एक बार पहले से पढ़ा हुआ है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यदि आपके पढ़े हुए कंटेंट से क्वेश्चन आ जाए तब क्या होगा, आपको वो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा सरल लगने वाला है। तो ये उसका दूसरा फायदा हो गया। फिर उसके बाद तीसरा फायदा, मुख्य फायदा क्या है कि आपके पास जो है अपर हैंड ही रहेगा। जैसे ताश के पत्ते में क्या होता है, इक्का बड़ा है, मान लीजिए बादशाह कोई कर रहा है तो उससे बड़ा है इक्का, ऐसा टाइप का। तो जब भी आप रेफरेंस बुक पढ़ के जाएंगे एग्जाम में तो क्या होगा, आपके पास जो ज्ञान का भंडार रहेगा वो दूसरे लोगों की तुलना में हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। मतलब किसी को क्या है, किसी फैक्ट में डाउट हो सकता है या कुछ हो सकता है, लेकिन रेफरेंस बुक्स से आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि ये वाला फैक्ट तो एकदम सही है और आप क्वेश्चन को सही करके आएंगे। तो आपका अपर हैंड रहेगा एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया उसके फ़ायदे। अब देखते हैं पॉपुलर बुक्स में हमको क्या मुख्यतः फ़ायदे देखने को मिलते हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कि यहाँ पर जो हमको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का ही कंपाइलेशन देखने को मिलता है। अब देखिए जो ये रेफरेंस बुक है इसी को ये लोग सोर्स के तौर पर उठाते हैं और वहाँ के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके दे देते हैं। तो ये हमको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का एक सोर्स मिल जाता है, ठीक है। दूसरा इनका फ़ायदा क्या है, ये स्मॉलर होते हैं एज़ कम्पेयर टू रेफरेंस बुक। मतलब देखिए रेफरेंस बुक में आप जाएंगे तो जैसे मैंने बताया जनजातियों वाले में आपका 200-300 पेज का एक बुक रहेगा, फिर हिस्ट्री का वैसे ही 200-300 पेज का एक बुक रहेगा,
फिर प्राचीन छत्तीसगढ़ भी पढ़ने जाएंगे, प्यारेलाल गुप्त जी की बुक, तो 298 पेज की बुक है वो, ठीक है। तो 300 पेज प्राचीन छत्तीसगढ़ में ही पढ़ेंगे मान लीजिए, तो ऐसे करके आपका क्या हो जाएगा 1200-1400 पेज का क्या हो जाएगा, पूरा जीएस जो है छत्तीसगढ़ जीएस का सोर्स रेडी होगा। तो इसमें से जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन्हीं को उठा करके ये क्या करते हैं, छोटे आकार का एक बुक बना देते हैं। और हमारे ब्रेन का कैपेसिटी के हिसाब से हमको छोटी चीज़ें ही क्या होंगी, ठीक से याद हो पाएंगी, बहुत ज़्यादा तो भंडार हम लोग अपने ब्रेन में रख नहीं सकते हैं। एक और फायदा जो है आपका पॉपुलर बुक्स का देखने को मिलता है, वो क्या है, जितने भी PYQ रहते हैं उनको ये लोग कंपाइल करके हमको दे देते हैं एक साथ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हमको यहाँ पर कंपाइलेशन मिलता है। बोल्ड लेटर्स में जितने भी फैक्ट आपको दिखते हैं वो क्या रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले फैक्ट रहते हैं। ऐसा आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है रेफरेंस बुक में। तो ये हमारे पॉपुलर बुक की क्या हो गई, एक और फायदे वाली बात हो गई। अब देखिए हमने अभी तक पॉजिटिव देखा है, अब थोड़े से नेगेटिव देख लेते हैं दोनों ही प्रकार के बुक्स के। पहला नेगेटिव है रेफरेंस बुक का कि इसको पढ़ने में आपको समय बहुत ज़्यादा लगेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, केवल प्राचीन छत्तीसगढ़ पढ़ने जाएंगे 298 पेज, फिर उसी प्रकार आपको हिस्ट्री का बाकी पार्ट भी पढ़ना है, फिर कल्चर पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है। तो सारी चीज़ों को कवर करते करते आपको क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो समय बहुत ज़्यादा मांगता है रेफरेंस बुक, क्योंकि ये पूरा कहानी के पैटर्न में दिया हुआ है, ऐसे पैराग्राफ में चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उनको ब्रेन जो है जल्दी नहीं पकड़ पाता है। ब्रेन क्या पकड़ता है, ऐसे बुलेट पॉइंट, एक पॉइंट में ये, दूसरे पॉइंट में ये, तो आपका ब्रेन यहाँ पर का जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको उठा लेता है। तो ऐसे अगर बुलेट पॉइंट में कोई चीज़ लिखा है तो उसको हम लोग जल्दी ग्रैस्प कर लेते हैं, लेकिन ये पैराग्राफ फॉर्मेट में दिया है तो इसको कहानी के तरीके से धीरे धीरे पढ़ना पड़ता है, ठीक है। दूसरा क्या है, हार्ड टू मेमोराइज। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया, अभी मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया है कि बुलेट पॉइंट वाले को ब्रेन आसानी से समझता है, लेकिन जो पैराग्राफ में चीज़ें दी हैं उनको याद करने में हमको थोड़ी कठिनाई हो सकती है। तो इसको याद करने में समय भी ज़्यादा लगेगा, एनर्जी भी ज़्यादा खपेगी। तीसरा डिसएडवांटेज क्या है, की जो हार्ड कॉपी है वो मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल नहीं होगी। अब देखिए जो रेफरेंस बुक हैं वो जल्दी अपडेट नहीं होते हैं, जितना जल्दी अपडेट हमारे ये जो पॉपुलर बुक्स हैं वो हो जाते हैं, उतना जल्दी ये लोग अपडेट नहीं होते। तो काफ़ी पुराना एडिशन आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा इनका जो PDF है वही मार्केट में फैलते रहता है, समझ लीजिए। और बुक खरीदने जाएंगे आप तो अगर प्रयास करेंगे तो जरूर मिल जाएगा सारा बुक, लेकिन ऐसा आसानी से आपको नहीं मिलेगा जितने आसानी से ये पॉपुलर बुक मिल जाएंगे। अब देखिए कुछ डिसएडवांटेज पॉपुलर बुक के भी हैं। सबसे पहला है कि ये ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता है किसी भी फैक्ट का। तो देखिए जब हम एग्जाम देने जाते हैं तब हमको चाहिए रहता है ऑथेंटिक सोर्स, लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है पॉपुलर बुक्स का, इसमें जो फैक्ट है उसको लेकर के आप नहीं जा सकते हाई कोर्ट में दावा आपत्ति के लिए। कोई भी आयोग जो है इसको मानक स्रोत नहीं मानता है फैक्ट्स का। तो CGPSC हो गया या CG व्यापम हो गया, दोनों के दोनों इसको क्या करेंगे, मानक स्रोत नहीं मानेंगे। तो यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा अपडेशन के कारण इसमें जो है इनकरेक्ट फैक्ट्स को भी लोग शामिल कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, PSC और व्यापम ही अपने आंसर को चेंज कर देते हैं उस कारण से भी, नहीं तो ऐसे ही क्या होता है कभी कभी इनमें इनकरेक्ट फैक्ट्स हमको देखने को मिलता है। तो ये दूसरा डिसएडवांटेज है पॉपुलर बुक्स का। देखिए अंतिम जो डिसएडवांटेज है पॉपुलर बुक्स का वो है लेटेस्ट एडिशन की प्रॉब्लम। अब ये क्या होता है, देखिए थोड़ा सा भी चेंज आता है तो ये बुक्स क्या हो जाते हैं, तुरंत अपडेट हो जाते हैं। 31 से मान लीजिए 33 जिला हुआ, तुरंत अपडेट हो जाएगा। तो ज़रूरी है, मैं मान रहा हूँ कि 31 से 33 जिला हुआ तो अपडेट करना बनता है, लेकिन बार बार अगर अपडेट होते रहता है तो एस्पिरेंट कम्युनिटी में ही क्या होता है, पैनिक का सिचुएशन बन जाता है कि मेरे पास सबसे लेटेस्ट बुक नहीं है तो मेरा तैयारी ठीक से नहीं हो रहा है। तो उस कारण से मैं बोल रहा हूँ कि ये लेटेस्ट एडिशन प्रॉब्लम भी क्या है, एक तरीके से इनके लिए डिसएडवांटेज है करके। अब देखिए हमने सकारात्मक नकारात्मक दोनों देख लिए। अब अंतिम निष्कर्ष में पहुंचने से पहले हम लोग जो अभी रिसेंट में कुछ एग्जाम हुए हैं जिनमें समझ लीजिए रेफरेंस बुक से उठाए गए फैक्ट्स थे, उनके आधार पर जो प्रश्न आए थे उनको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगर ये प्रश्न हमसे बिना रेफरेंस बुक पढ़े सॉल्व हो जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको रेफरेंस बुक की तरफ रुख करने का आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन का सेट है ये आया है, सिविल जज का एग्जाम हुआ था हाल ही में, CGPSC के द्वारा ही आयोजित किया गया था। तो 10 क्वेश्चन आए थे GS के, उनमें से कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे CGGS वाले। देखिए पहला प्रश्न है, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। अब देखते हैं, इस प्रश्न के बारे में मुझे पता नहीं है, मैंने रेफरेंस बुक पढ़ा नहीं है, मैं अपने जो नॉलेज के आधार पर इसका उत्तर निकालने का प्रयास करता हूँ। पहला स्टेटमेंट है, इसके अधिकांश भाग में आग्नेय शैल है। अब देखिए आर्कियन शैल बोलता तो एकदम आसानी से हम लोग टिक कर देते, आर्कियन तो छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में पाया जाता है। अब आग्नेय बोला है, थोड़ा सा डाउट है स्टेटमेंट में, छोड़ देते हैं अभी के लिए। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 300 मीटर है। अब थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाइए, कोई पाट क्षेत्र है, पाट मतलब वो पठार है। अब मैदान वगैरह की ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितना हो जाता है, 400-500 मीटर के आसपास मैदानी क्षेत्र का भी ऊंचाई हो जाता है। लेकिन ये बोल रहा है कि पाट प्रदेश का ऊंचाई जो कि मैदान के कहीं ऊपर होता है उसकी ऊंचाई को बोल रहा है कि ये 300 मीटर है। तो ये तो एकदम गलत स्टेटमेंट है मेरे हिसाब से, तो इसको क्या करेंगे, काट देंगे सिरे से, ये वाला इनकरेक्ट फैक्ट है। तीसरा देखिए, यह समतल शिखर वाले समतल प्राय मैदान है, तो ये तो एकदम सही स्टेटमेंट है क्योंकि ये पाठ की परिभाषा ही है, यह समतल शिखर वाले समतल प्राय मैदान है। तो पाठ कैसे बनता है, ये ऐसा करके गया, ऊपर में शिखर समतल हो गया तो इसी को पाठ बोलते हैं। ऐसा रहता तो इसको बोलते पर्वत, ठीक है। तो ये पर्वत नहीं है, पाठ है।
ये ध्यान रखिएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया। लास्ट में देखिए चौथा स्टेटमेंट क्या है, जसपुर जिले में मैनी नदी के उत्तर का समस्त भूभाग जसपुर पाट है, इसे ऊपर घाट भी कहते हैं। अब देखिए ये वाला फैक्ट तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर फैक्ट हो गया है, पहले इसके बारे में लोगों को पता नहीं था, लेकिन बहुत टाइम से ये फैक्ट जो है सभी पॉपुलर बुक्स में क्या हो रहा है, प्रचलित हो गया है। तो जो सामरी पाट रहता है उसको कहते हैं ऊपरी घाट, है ना, और जो जसपुर पाट है उसको कहते हैं नीच घाट। तो नीच घाट अगर कहता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन ये ऊपरी घाट बोल दिया है ना, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया है। अब देखता हूँ मैं ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, केवल एक सही है, तो एक के बारे में मुझे पता नहीं है तो मैं इस आंसर को अभी नहीं टिक करूँगा। दूसरा देखिए 1, 2 और 3 सही है, तो दूसरा स्टेटमेंट तो मैंने गलत निकाला है, तो ये वाला आंसर हो ही नहीं सकता, बी। ठीक है, तो बी को काट देते हैं। सी देखिए केवल 3 सही है, तो 3 तो मेरा सही आ रहा है, ये वाला आंसर हो सकता है। डी देखिए केवल 4 सही है, तो 4 भी कैसे होगा, 4 को तो मैंने गलत साबित कर दिया है। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल गया, सी इस क्वेश्चन का आंसर है, और इसके लिए मुझे रेफरेंस बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं हुई, मैंने केवल सब्जेक्ट के जो बेसिक नॉलेज है उससे मैंने इस क्वेश्चन को बना लिया है। ठीक है, तो अंत में आपको क्या काम आएगा, सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज ही काम आएगा, यही ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको रेफरेंस बुक पढ़ने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं लग रही है। एक और प्रश्न देख लेते हैं इतिहास का, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण काल में जमींदारों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प को चुनिए। अब देखिए लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। वर्ष 1818 में जमींदारों की कुल संख्या 27 थी। अब मुझे पता नहीं है, बहुत स्पेसिफिक फैक्ट है, छोड़ देता हूँ। वर्ष 1826 में संबलपुर और सरगुजा की जमींदारों को छत्तीसगढ़ से अलग कर दिया गया था। तो यह स्टेटमेंट तो सही लग रहा है, लेकिन मान लीजिए श्योर नहीं है तो इसको भी छोड़ देते हैं। ठीक है, वर्ष 1827 के बाद जमींदारों के फौजदारी अधिकारों में कटौती की गई थी। अब ये तो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, मुझे इसके बारे में भी जानकारी नहीं है, इसको मैं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा नॉलेज क्या है, एकदम बेसिक स्तर का है ना। जमींदारी क्या होता है, खालसा क्या होता है, यही सब मुझे पता है। ये 1826-27 इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, है ना, वैसा मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। अब देखिए लास्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के जमींदारों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया, सामंत या जागीरदार और साधारण जमींदार। अब ये स्टेटमेंट देखिए, ये तो बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट हो चुका है। मतलब ये जितने भी आप मान लीजिए मेंस की पढ़ाई एक बार करते हैं, या फिर आप प्रीलिम्स के दौरान ही जब जमींदारी वाला रियासतों का इतिहास पढ़ते हैं, रियासतों का इतिहास हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो जब भी आप रियासतों का इतिहास पढ़ोगे तो वहाँ पर ये बोला जाता है कि रियासतों को 2 भागों में बांट दिया गया था। एक होता था सामंती क्षेत्र और दूसरा होता था जमींदारी क्षेत्र। और यही यहाँ पर बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के जमींदारों को यानी कि रियासतों को 2 श्रेणियों में बांट दिया गया था, एक था सामंती वाला और दूसरा था जमींदारी वाला। वही स्टेटमेंट यहाँ पर बोला है, तो चौथा तो एकदम सही निकल के आ गया। जो मुझे बेसिक पता था उसी से मैंने चौथे स्टेटमेंट को सही कर दिया। अब मैं देखता हूँ ऑप्शन, केवल एक सही है। अब एक तो सही हो नहीं सकता क्योंकि मेरा चौथा सही आ रहा है, तो ये आंसर होगा नहीं। केवल 2 सही है, ये भी सही नहीं होगा क्योंकि मेरा चौथा सही आ रहा है। उपरोक्त में से सभी गलत हैं, तो ये कैसे हो जाएगा जब मैंने चौथे को सही निकाल लिया है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। मुझे ऊपर के 3 स्टेटमेंट का कुछ नहीं पता है, लेकिन मैंने आंसर निकाल लिया है डी। ठीक है, तो देखिए मुझे सब्जेक्ट का जो बेसिक नॉलेज था, वही मैं बोलता हूँ बेसिक नॉलेज से मैंने क्या कर लिया, समझ आंसर को निकाल लिया। तो आप क्या काम आएगा बेसिक नॉलेज, मतलब बेसिक को स्ट्रॉन्ग करिए, केवल आप जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन्हीं की तैयारी करिए। आपको ऐसे ऑप्शन सेट करके दिए जाएंगे जिससे आप क्या करें, अंतिम जो आंसर है वो निकाल सकें। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मान लीजिए टफ करना था, पीएससी चाहती कि आप क्या करें, इस क्वेश्चन को ना बना पाएं, तब वो क्या करते, तब ऑप्शन देते आपको केवल 1 सही, फिर उसके बाद देते 1, 2 सही, 1, 2, 3 सही, 1, 2, 3, 4 सही। अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा टफ हो गया। इस स्थिति में क्या जाता है कट ऑफ, इस स्थिति में कट ऑफ जाता है 70-80 नंबर। आप सभी जान रहे हैं 2021 का ये कहानी है। 2021 में जब क्वेश्चन भी टफ थे, ऑप्शन भी टफ थे, तब गया था कट ऑफ लगभग 80 के आसपास। ठीक है, 75-80 के आसपास। लेकिन यहाँ पर पीएससी नहीं चाह रही कि आप वैसा करो, आप केवल बेसिक चीज़ों को याद रखो, यही चाह रही है पीएससी। तो इसीलिए उन्होंने इस प्रकार का ऑप्शन सेट किया है और हमारा आंसर निकल के आ जा रहा है उपरोक्त में से सभी सही हैं। तो ये तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का बिना रेफरेंस बुक को पढ़े हुए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको थोड़ा सा मतलब आपके ज्ञान में वृद्धि की होगी और आपको एक तरीका बताया होगा। जो आपके मन में डाउट चला आ रहा था कि मुझे रेफरेंस बुक की तरफ रुख करना चाहिए, तो वो डाउट आपका थोड़ा सा रिजॉल्व हुआ होगा। इसी प्रकार के बाकी प्रश्न भी हैं, अगर आप इनको सॉल्व करेंगे लॉजिकल तरीके से तो ये आपसे हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन देखिए ऐसा रहता है, जैसा ये सिराडोली किससे संबंधित है, तो ये थोड़ा टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है। लेकिन देखिए कोई भी एग्जाम आपसे 10 आउट ऑफ 10 का डिमांड नहीं करता है कि आप 10 के 10 को जानते रहो और उनको सही बना दो। अगर आप 9 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हो और 9 को सही कर पा रहे हो तो वो बहुत अच्छा स्कोर है। इवन 8 अगर सही कर पा रहे हो 10 में से तो भी वो बहुत अच्छा स्कोर है। और मैंने अपने ऑब्जर्वेशन में पाया है कि इस जीएस के 10 क्वेश्चन में से एक एवरेज स्टूडेंट 8 क्वेश्चन को तो डेफिनेटली 100% सही कर सकता था।
अगर वो लॉजिकल तरीके से सॉल्व करता, जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गई क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात बिना रेफरेंस बुक को पढ़े हुए। अब आते हैं हम लोग कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट आ रहा होगा कि सर रेफरेंस बुक को एक सिरे से नकार दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ जो सॉल्यूशंस आपको अपनाने हैं, मतलब दोनों के द्वंद्व को समाप्त करने के लिए। सबसे पहले तो आपको अपना सोर्स चेंज नहीं करना है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि रेफरेंस बुक की ज़रूरत आपको नहीं है। अगर आपने बेसिक को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो अपना सोर्स मत बदलिए। हो सके तो अपने जो सोर्स से आप फॉलो करते हैं उसका लेटेस्ट एडिशन ले लीजिए, आपको हेल्प हो जाएगा। क्योंकि लेटेस्ट एडिशन में क्या होगा, जो PYQs हैं, मतलब अभी 2024 में 25 में एग्जाम हो रहे हैं तो उनके PYQ क्या हो जाएंगे, आपके ऐड हो जाएंगे, उससे आपको फ़ायदा ही होगा। तो इसीलिए लेटेस्ट एडिशन लेने के लिए मैं कह रहा हूँ। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ। देखिए अभी हम लोग जाते हैं वापस, थोड़ा सा एक बार दीजिए मुझे टाइम। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को एज इट इज़ मैंने देखा था माइनिंग इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया है, और यही देखिए सिविल जज के एग्जाम में सेम क्वेश्चन है। ना तो स्टेटमेंट में बदलाव है, ना तो ऑप्शन में बदलाव है, चारों स्टेटमेंट आपको सेम एज इट इज़ मिलेगा माइनिंग इंस्पेक्टर के एग्जाम में, और यही क्वेश्चन आ गया आपके सिविल जज के एग्जाम में। तो यही ब्यूटी है, CGPSC एक ईयर में जो एग्जाम होते हैं उन सभी में 1-2 PYQ को क्या करता है, वो रिपीट करता है। तो इसीलिए आपको PYQ देखना जरूरी है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग हमारे निष्कर्ष पे, जिस पे हम लोग बात कर रहे थे। तो आपको क्या करना है, अब देखिए लेटेस्ट एडिशन ले लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, अधिक से अधिक PYQ को सॉल्व कीजिए। इसी से क्या होगा, आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे और आपको क्वेश्चन को में जो कठिन ऑप्शंस दिए रहते हैं उनको एलिमिनेट करने का तरीका जो है वो आप ईजाद करते जाओगे धीरे धीरे। ठीक है, उसके अलावा आपको अंतिम जो एग्जाम हॉल में गलती नहीं करनी है वो क्या है, क्वेश्चन और ऑप्शन को एकदम ध्यान से पढ़ना है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, अगर मैं उपरोक्त जो क्वेश्चन है उसको अगर पूरा नहीं पढ़ता, मैं देखता कि 1826, 1827, मुझे तो किसी भी ईयर के बारे में कुछ नहीं पता है, और वो क्वेश्चन को मैं छोड़ देता तो मेरे से वो कभी नहीं बनता, और मुझे जो 2 नंबर का रिवॉर्ड मिला है वहाँ से वो कभी नहीं मिल पाता। तो आपको हारना नहीं है, ईयर वगैरह देख के, फैक्ट वगैरह देख के आपको क्या है, हिम्मत से काम लेना है और क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, ऑप्शंस को भी पूरा पढ़ना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तभी क्या होगा, डर के आगे जीत है वाला आप जो है वो फॉलो कर पाओगे और आपको जीत भी मिलेगी अंतिम रूप से। अब चलिए देखिए, इतनी सारी मैंने कहानी बोली, अब मैं आता हूँ आपको एक मध्यम मार्ग बताता हूँ जिससे आपके जो बाकी के समस्याएं हैं वो सभी भी समाधान हो जाएंगे। देखिए मैं रेफरेंस बुक को नकार रहा हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। रेफरेंस बुक चूँकि बहुत ज़्यादा विस्तार में है और आपका बहुत ज़्यादा टाइम वो लेंगी, तो उनको पूरा पढ़ने के बजाय आप स्मार्ट अप्रोच अपनाइए, मध्यम मार्ग अपनाइए। मध्यम मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो कि हमेशा कारगर होता है, आपको कभी भी ये धोखा नहीं देगा। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो CG ज्योग्राफी में LN वर्मा सर की किताब है, वहाँ से आप क्या करिए, 4 टॉपिक का पढ़ लीजिए। ठीक है, जो बार बार रिपीट होते हैं। तो ये टॉपिक क्या क्या हैं, तापमान हो गया, उसके अलावा जलवायु हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपका हो गया मिट्टी हो गया, और एक हो गया खनिज। तो ये 4 टॉपिक जो हैं LN वर्मा सर की किताब से आप पढ़ लो। पूरा बुक पढ़ने के बजाय क्या करो, आप ये 4 टॉपिक को पढ़ लो। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, जो एकदम स्पेसिफिक फैक्ट है, PSC पूछती है कभी कभी, वो फैक्ट आपके रेडी हो गए। तो आपको पूरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 4 टॉपिक से आपने एक सब्जेक्ट का क्या कर लिया, बढ़िया से उसमें जो बाकी लोग के कंपैरिजन में आपने अपर हैंड ले लिया यहीं से। फिर उसी प्रकार हिस्ट्री की किताब है, तो हिस्ट्री में क्या करो, आप राम कुमार बिहार सर की किताब आती है, वहाँ से आप क्या पढ़ लो, कलचुरी पढ़ लो, मराठा पढ़ लो, है ना। और अगर आपको ग्रंथ अकादमी की जो किताब आती है समग्र छत्तीसगढ़, उससे आप नल वंश पढ़ लो, है ना। उसके अलावा काकती वंश पढ़ लो, और एक और वंश है हमारा छिंदक नागवंश। तो ये 5 वंशों को क्या करो, आप हिस्ट्री की बुक से पढ़ लो। मतलब पूरी किताब पढ़ने के बजाय आप स्मार्ट अप्रोच अपनाओ और कुछ टॉपिक्स को ही पढ़ लो। तो इससे क्या होगा, जो ऐसे फैक्ट PSC कभी कभी पूछती है इन सब एग्जाम्स में, उसके बारे में क्या रहोगे, आप अवगत रहोगे। तो ये क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा देख लेना है। उसी प्रकार आपका जो CG कल्चर की किताब आती है डॉक्टर TK वैष्णव जी की, तो वहाँ से आप क्या कर लो, केवल PVTG को पढ़ लो। PVTG जो कि कल्चर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो अगर कोई स्पेसिफिक फैक्ट पूछा गया PVTG के बारे में तो वो आपका रेडी रहेगा। तो बस आपको यही तरीका अपनाना है, रेफरेंस बुक की तरफ पूरा अंधभक्ति करने के बजाय आपको स्मार्ट स्टडी करनी है और अपने ही किताब से पढ़ना है, उसमें बस फैक्ट्स को थोड़ा बहुत अपडेट कर लेना है। तो ये तरीका होता है, समझ लीजिए, वर्तमान पैटर्न के हिसाब से खुद को बदलने का, और यही आपको सीखना है, यही आपको क्या करेगा, काम आएगा, हेल्प करेगा। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं थोड़ा सा एक सही रास्ता दिखा पाया हूँगा। अगर आप मेरे इस ओपिनियन से सहमत नहीं है तो एकदम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए आप क्या हैं, सादर आमंत्रित हैं। कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपने विचार रख सकते हो और बता सकते हो कि रेफरेंस बुक क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे इस ओपिनियन से क्या करते हो, सहमत करते हो, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको मेरा अप्रोच अच्छा लगा। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो डाउट अभी तक आ रहा था कि रेफरेंस बुक वर्सेस कोचिंग वाली बुक, वो थोड़ा मैं क्लियर कर पाया हूँगा और आपके तैयारी में थोड़ा हेल्प कर पाया हूँगा। तो इसी प्रकार पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में।